हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गाइस शॉर्ट्स वाला पोर्शन जो हमारा रह गया था विजन आईएएस की दिसंबर मंथ की 2023 की मैगजीन है गाइस ये। होपफुली आपने पुराने जो टॉपिक्स रहे, चाहे वो पॉलिटी, गवर्नेंस था, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, चैनल पे गाइस हर तरह की चीज़ दिखाई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट में इन डेप्थ नॉलेज है, आप उसको ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के अमंग। ठीक है, तो आज हम न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, ये क्या है, क्यों रही ये, इस टॉपिक में हम बात करते हैं। देखो, जो डीएओ है यानी कि जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें कि ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के तहत इनकोड किए जाते हैं और जिनको कई बारी कुछ भाषाओं में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट प्री डिफाइंड रूल्स भी बोल देते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अच्छा, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस बॉडी की ऑटोनॉमस है, इसलिए सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से पावर आउट किया जाता है। यानी कि जैसे ब्लॉकचेन के अंदर एक शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर बना होता है ना, उसमें रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन्स, ट्रैक किए जाते हैं किसके क्या एसेट्स हैं, है ना। बिजनेस नेटवर्क एक होता है, बस वैसा ही समझ लो डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरह का कोई प्रोसेस है। अब इसमें फीचर्स क्या होते हैं, तो पहले इसके एक शब्द को समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज में यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ। देखो, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ये डिसीजन मेकिंग होगी। जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि जो भी टोकन होल्डर्स होंगे, उनका डायरेक्ट से होगा। ठीक है, यानी कि उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी होंगे जितने भी मेंबर्स होंगे सभी का सेम इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, दूसरी बात है ट्रांसपेरेंट वाली बात की फीचर हम बता रहे हैं, तो जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स के अमंग होंगे, वो ट्रस्टवर्दी होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तीसरी चीज़ ये कह रहा है कि इंक्लूसिव नेचर के होंगे, यानी कि जोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक जो बैरियर्स हैं वो परेशान नहीं करेंगे, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर भी पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। ठीक है, समझ लिया ये बात आपने। अब इसका की एप्लीकेशन समझो, ये कहाँ से आई, कैसे तैयार कैसे हुआ ये प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म लाइक जैसे मेकर डीएओ है, ये लैंडिंग एंड बोरोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, यूजर्स हैं, वो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को तैयार कर सके और उनको बैंक्स पे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिलाय ना रहना पड़े। डिजिटल आर्ट होता है एक तरह का, देखो आर्टिस्ट ने बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए इसको मैनेज करा है। अब ये जो असेट्स हैं ये टोकनाइज्ड हैं, कैसे, ब्लॉकचेन की मदद से टोकनाइज कर सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ डीएओ के साथ कुछ समस्याएं हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, साइबर अटैक की दिक्कत आ सकती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई ऐसा लीगल लाइबिलिटी रिकोर्स कुछ नहीं बना हुआ है, समझ रहे हो आप। जैसे क्रिप्टो करेंसीज वाला के लिए तो फिर भी अब काफ़ी गवर्नमेंट जो लीगलाइज कर रही है या गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाया, वो इस पे नहीं है अभी। तो ये एक समस्या है, समझ गए, ये टॉपिक में ये था। सेकंड टॉपिक आपका बात करने जा रहा है जीपीएआई समिट अडॉप्ट्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। यानी कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसने अभी रिसेंटली दिल्ली डिक्लेरेशन पर, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे एक रिपोर्ट सबमिट करी है। इस डिक्लेरेशन पे ये चाह रही है वो कि वो कुछ रिस्क को मिटिगेट कर पाए। जैसे देखो, आप जानते ही हो, जैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं, वैसे ही हमें एक ख्याल ये भी आता है कि कहीं इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ना हो जाए, या ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत ना आ जाए, या ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये कुछ और डेवलपमेंट करे और साथ ही साथ इसकी चीज़ें कुछ और ख़राब भी कर दे। कह रहा, अर्लियर क्या हुआ था, ब्लेटलेक आपका करके कुछ डिक्लेरेशन यूके में साइन हुई थी, इसमें इसी पे फोकस किया गया था कि एआई रिलेटेड जो भी सेफ्टी रिस्क है उसको ख़त्म किया जा सके। अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में यहाँ पर ये बात क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहले इस पे सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि एआई का इनोवेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पर इसमें हेल्थ केयर में भी मदद करेगा ये, आपके क्लाइमेट एक्शन में भी मदद करेगा और एक रेजिलियंट सोसाइटी को तैयार करेगा। अच्छा, इसका ये भी काम है कि ये कोलैबोरेट करेगा और एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाएगा एआई का। एआई में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि एआई जो भी हम बना रहे हैं ना, उसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, यानी कि इसमें अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें ज़रूर ज़रूर हों। फिर ये कह रहा है कि प्रमोट करूंगा इक्विटेबल एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर एआई इनोवेशन। तो फोस्टर इंक्लूसिविलिटी भी इसमें करनी है कि ग्लोबल साउथ है, जितने भी कोई क्राइसिस है वो ख़त्म हो।
अब हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी जीपीएआई, है ना, हमने पढ़ी ना जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आई कब? ये कह रहे हैं ये आज से नहीं आई है, ये 2020 जून में ही आ गई थी, जब कोविड का टाइम चल रहा था। 15 इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है, मल्टी स्टेक होल्डर्स की इनिशिएटिव है, और इसका काम है कि एआई थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप आ रहा है ना, वो फिल कर सकें। तो करेंटली इसमें याद रखना 29 मेंबर्स हैं। इंडिया ने इसको चेयर करना है इसी साल 2024 में। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिसंबर के मंथ में बना रहा, डेट इज डार्क फाइबर। ठीक है। अब ये क्या होता है, क्यों रहा टॉपिक ये, है ना? तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसने सेबी को भाई क्वैश करते हुए कहा कि आप फाइन इम्पोज जो कर रहे हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डार्क फाइबर केस पे, उसके ऊपर ये केस चला। अब डार्क फाइबर है क्या? अनलिट फाइबर भी कहते हैं इसको। अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर होता है जो किसी भी इक्विपमेंट से नहीं कनेक्टेड होता, इसके पास कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई सर्विस नहीं रन करती। इसका नाम ही डार्क इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास इसकी केबल्स में कोई भी लाइट पल्स ट्रांसमिट नहीं होती है। तो अगर कोई फाइबर इसमें यूज किया भी जा रहा है तो उसको डार्क फाइबर कहते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क केबल से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? तो हाई सिक्योरिटी देता है। दूसरा, लो लेटेंसी रहती है, फटाफट सारी चीजें जो कंप्यूटर पे आप खोलना चाहते हो उसका रिस्पॉन्स टाइम ठीक होता है उसका हिसाब से, लो लेटेंसी। ठीक है, तो ये होता है डार्क फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज, ECLSSS, यानी कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है। कह रहा है इसरो ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप करा है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर गगनयान मिशन। इसरो चेयरमैन है, उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ रखा। अच्छा, ये सब सिस्टम है, क्रूड स्पेस व्हीकल है, आपको सारी नेसेसरी कंडीशन बताता है कि स्पेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें वो क्या करता है, इसमें वो एटमॉस्फेयर का मैनेजमेंट करता है। ठीक है। इसका काम है वाटर मैनेजमेंट करना, फूड सप्लाई करना। मैंने आपको कहा कल भी जब हम स्पेस डिस्कस कर रहे थे, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, one of the important aspect of exploring the space sector or the space economy is to create a healthy, wealthy and the proper disaster management process। ठीक है, उसके तहत ही किया जा रहा है। अच्छा, ECLSS में इसमें 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वाटर रिकवरी सिस्टम, यानी कि क्लीन वाटर बाय रिक्लेमिंग वेस्ट वाटर। ठीक है ना, कैबिन ह्यूमिडिटी कंडेंसेट करना, ये सारी चीज़। एयर रिवाइटलाइजेशन सिस्टम है, इसका काम है क्लींजिंग करना, सर्कुलेटिंग कैबिन एयर को। थर्ड इज ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम का, यानी कि ऑक्सीजन जनरेशन असेंबली को क्रिएट करना। अच्छा, गगनयान मिशन ने इसमें इन्विसेज करा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस लाइट एयरक्राफ्ट। इसका काम है, इसे लॉन्च करा, इसका एम था कि लॉन्च करेंगे क्रू ऑफ 3 मेंबर्स टू एन ऑर्बिट। इसमें LVM-3 है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, MK3 है, इसको लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। इसमें सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज इस पे क्रिएट करा गया। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही सिग्निफिकेंस है इस सिस्टम का कि ना ये गगनयान मिशन को बहुत तेज करेगा, यानी कि इंडिया का जो सबसे पहला ही ह्यूमन रेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसको तेज करेगा। दूसरा, हमारा फॉरेन स्पेस एजेंसीज पे, जो बाहर की एजेंसीज पे हमारा डिपेंडेंसी है, वो खत्म होगी। तीसरी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। चौथी, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के जो प्रोपल्जन मॉड्यूल था, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3, आपको पता ही करा, लूनर ऑर्बिट टू अर्थ ऑर्बिट पे गया। ये माइलस्टोन रही इसरो की भाई, जो आज तक नहीं कर पा रहे थे, हमने करके दिखाया। फर्स्ट इंस्टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो बैक फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट, पहला डेमोन्स्ट्रेशन में ऐसा कुछ हुआ। फिर इट इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग फॉर प्लैनेट्स, और आपका सेलेस्टियल ग्रेविटी प्रोडक्ट को यूज करके वहाँ भेजा जाएगा। तो कह रहा है एक चीज याद रखना कि जो मॉड्यूल यूज हुआ वो कौन सा हुआ, पेलोड शेप ऑन बोर्ड द मॉड्यूल। इसने कॉन्टिन्यूसली अर्थ के एटमॉस्फेयर को, स्पेक्ट्रोग्राफी स्टडी को पढ़ा है वहां पर जाके। तो कह रहा देखो कितना बड़ा फायदा था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सीलम का कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट। कह रहा है सीलम का मतलब होता है पीस, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो आपकी यूनियन है, IAU, इसने इसका नाम एस्ट्रो आपका डायनेश में उसमें रखा है। और ये नासा के लूसी मिशन जैसा ऐसा ही समझ लो आप, वैसा सही है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट बाइनरी सैटेलाइट है जिसमें दो आपके जो स्पेस बॉडीज होते हैं वो जनरली एक दूसरे के अगेंस्ट रेस्ट में रहती हैं। 2021 में लॉन्च हुआ था लूसी, पहला स्पेस मिशन है, याद रखना, जिसने जुपिटर को एक्सप्लोर करा है जाके, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को चेक करा है। ट्रोजन क्या होता है? स्मॉल बॉडीज, ग्रुपों में होती हैं ये। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, ऑर्बिट जो होते हैं आपके अल्टीमेटली सन के, तो स्वार्म्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं सब नेपच्यून्स क्या होते हैं। कह रहा 6 सब नेपच्यून प्लैनेट्स डिस्कवर करे गए हैं रेयर कंडीशन, जिसको हम ऑर्बिटल रिसोनेंस कहते हैं। ऑर्बिटल रिसोनेंस का मतलब है जब ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो ऑर्बिट करते हैं सिमिलर सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में और रिपीटिंग पैटर्न्स पे, उसी को कह देते हैं। फिर सब नेपच्यून क्या है, वो प्लैनेट जिसका जो रेडियाई है अर्थ और नेपच्यून के बीच में, याद रखो उसी को सब नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, ये क्लोज हैं ऑर्बिट में, सन लाइक स्टार्स हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में होते हैं, रॉक वाटर एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, ये याद रखना आप, रिप्रोड्यूस करता है ये। फिर नेक्स्ट है आपका कॉमेट P12 पॉन्स ब्रोक्स, यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने फोटोग्राफ करा द एंजीमेटिक कॉमेट आपका ये वाला, और इसमें लद्दाख में ऐसा कुछ करा गया है, इंद्रा टेलीस्कोप निकाल के करा गया है। इसका मतलब याद रखना, कॉमेट P12 का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, निकनेम इसका डेविल कॉमेट रखा गया है। और इसका हिमालयन चंद्रयान टेलीस्कोप याद रखना है 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की तरह बना है। इसका 4500 इसका एल्टीट्यूड हाइट है, और आपका बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वहीं पे बनाया गया है। अच्छा, अब दूसरी न्यूज़ में यहाँ कह रहा है कि WHO ने ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम बनाया है। ठीक है, सस्टेनेबल इसका विजन है, सस्टेनेबल क्लिनिकल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ऑब्जेक्टिव है, जॉइंट विजन है स्ट्रेंथनिंग रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज। इसने अपडेट करा है क्लिनिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज को, प्रायोरिटी एक्शंस लिए हैं, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना, बैरियर खत्म करना, डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। ग्लोबल स्टैंडर्ड पर CAC ने क्या किया है, इंडिया को प्रपोज करा है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पर मिलेट्स बनाए जाएं। कौन कौन से, फिंगर मिलेट याद रखो, 2023 आपका मिलेट ईयर था, खत्म होते होते एक ही चीज आई, FSSAI को बोला ग्रुप कर दो, सब स्टैंडर्ड इनके बना दो, क्वालिटी पैरामीटर्स को हाई कर दो कि ये मॉइस्चर कंटेंट और यूरिक एसिड कंटेंट को कम हो जाए इसके अंदर से। याद रखना, CAC पे जब जब बात आए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पर, तो FSSAI को साफ तौर पे बोला है भाई सब स्टैंडर्ड इसके हाई कर दो। किन किन पैरामीटर्स पे, 8 क्वालिटी पैरामीटर्स पे लिमिट कर दो मॉइस्चर कंटेंट यूरिक एसिड कंटेंट को 15 टाइप ऑफ मिलेट्स में। इसका इन्वेस्टमेंट देखो, हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट तो बना ही रहे हैं, इसका काम ही यही है अवेयरनेस रेस करना, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट। मिलेट्स क्या है, स्मॉल ग्रेन एंड एनुअल वार्म वाटर सीरियल्स हैं, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं इनको हम, ताकि ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होती जाए। अब CAC है क्या, 1963 में आई थी, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है, हेडक्वार्टर इन रोम, 189 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर हेल्थ को बचाना और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी करवाना। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस का मतलब ही होता है फूड कोड, जिसमें आपको स्टैंडर्ड कलेक्शन जो भी बोला जा रहा है उसी स्टैंडर्ड पे बना कर देना है। कोडेक्स स्टैंडर्ड वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। फिर यहाँ WTO की कुछ स्कीम्स हैं, फूड सेफ्टी कोडेक्स, सारा का सारा बता रखा है कि 3 सिस्टर्स हैं ये स्टैंडर्ड सेटिंग पे जो काम करती हैं, प्लेनेट हेल्थ, एनिमल हेल्थ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। इसकी पहली मीटिंग हुई है गाइस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एड्रेस करी। ऑटोनॉमस एपेक्स सोसाइटी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, इसका काम है सेंट्रलाइज एंड यूनिफाइड गवर्नेंस प्रोवाइड करना, ताकि जो भी बायोटेक रिसर्च है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। अच्छा, और एक बड़ी खुशखबरी देखो, US ने पहली बार फर्स्ट टाइम अप्रूव करा है क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज को। US अप्रूव कर चुका है, किसके लिए, आपकी रेयर डिजीज कॉल्ड सिकल सेल डिजीज। इसी, ठीक है, अब ये समझ लो पहले कि क्रिस्पर ये कैसे काम कैसे करता है। देखो, एक ना कास्गेवी और एक लिवकीनिया होता है, ये पहला सेल बेस्ड जीन थेरेपी है। ये सबसे पहले आपका इन्हीं ऐसे इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है। याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया जैसी डिसऑर्डर जो होते हैं, ये सब बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, लीड टू प्री मेच्योर डेथ भी कई बार हो जाती है ना, पेशेंट ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड या से कम। अब कास्गेवी क्या है, इसको अप्रूव UK ने किया, ताकि आप बोथ ये थैलेसीमिया और ये जो आपके सिकल सेल है इसको खत्म करो। ठीक है, थैलेसीमिया याद रखना क्या है, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, खून की कमी जिसमें आपकी होने लगती है ना, थैलेसीमिया है वो। कास्गेवी थेरेपी में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं क्रिस्पर CS9 के थ्रू। इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएटेड प्रोटीन 9। इसका काम होता है आपके शरीर में जाके जीन के DNA का जो जीन होता है ना उसको एडिट करता है, ये जाके मॉडिफाई करना जीन फंक्शंस को, इसका काम होता है। नोबेल प्राइज विनर रहे हैं इस पे आपके 2020 में, चार पेंटियर एंड जेनिफर, ये ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है,
अब क्रिस्पर CS9 काम कैसे करता है, तो ये ना क्या करता है, डीएनए में ना जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में काम करता है। जेनेटिक कोड को ये चेंज कर देता है जाके। फिर CS9 जो प्रोटीन होता है उसमें मॉलिक्यूलर सीजर होती है। CS9 प्रोटीन क्या होता है, उसको मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम किया जाता है। वो जो उस पार्ट को जो स्टैंडर्ड खराब था जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो उसको कट कर देता है ये। स्ट्रैंड जब ब्रोकन हो जाता है तो सेल्फ रिपेयर टेंडेंसी के थ्रू वो रिपेयर हो जाएगा। तो डैमेज जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्निक्स। तो इसका एप्लीकेशन बड़ी जगह पर है। आपको क्रॉप की रिजिलियंस बढ़ानी है, आपको नई थेरेपी कैंसर पेशेंट के लिए करना है, अगर आप क्रिएट करनी है तो बेस्ट मेथड है क्रिस्पर मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी, और यहाँ पे बता रखा है कि कैसे कैसे क्रिस्पर वर्क करता है। तो जो भी बायो के बच्चे हैं उनको तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे नहीं भी हैं, अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड भी है तो कोई मुश्किल नहीं है। क्रिस्पर का सीधा सा काम होता है जीन एडिट करना। जितने भी आपकी रेयर डिजीज हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस तरह की डिजीज पे काम करना, जीन एडिटिंग करने का काम ये करता है। ठीक है, और लेट्स मूव टू दी अनदर टॉपिक दैट इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेंटर ने डिसाइड करा कि हम ना आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम चेंज कर आम कर देंगे। ठीक है, आम का मतलब आरोग्यम परमम धनम, यानी कि लॉन्च हुआ आरोग्य भारत प्रोग्राम तो 2018 से ही, आपको पता है 1.6 लाख सेंटर कंट्री में इसके तहत खुले हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है डिलीवरी, जैसे कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को और बढ़ावा देना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, पैलिएटिव रिहेबिलिटेटिव केयर देना, ये सारी चीज़ें करता है। और फ्री एसेंशियल ड्रग्स भी बांटता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरोग्य मेत्री एंड क्यूब के बारे में। तो देखो, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है हरियाणा गुरुग्राम के अंदर, जिसका नाम है आरोग्य मेत्री एड क्यूब। मॉड्यूलर ट्रॉमा मैनेजमेंट है, इसमें काम किया जाता है, कोई मास कैजुअलिटी हुई, किसी इंसिडेंट हो गया हो, है ना, किसी वॉर में बंदे कुछ निकल कर आए हो, तो बहुत 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स बनाए गए हैं। इनमें ना स्पेशलाइज स्टेशन हैं, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट ही है बेसिकली, लाइट पोर्टेबल, और यहाँ पे रैपिडली डिप्लॉय करा जाता है। 200 पेशेंट ट्रीट किए जा सकते हैं। और इसमें ये इंडिजिनियसली बनाया गया प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर, यानी भीष्म का मतलब क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एक्टोसाइड, यानी कि इसमें क्या होता है, टैबलेट्स होती है, न्यूट्रोस्यूटिकल टैबलेट। इसमें ना आप अगर किसी कैंसर पेशेंट की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो इन टैबलेट्स की मदद से कर सकते हो। इसमें क्या होता है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स के अंदर इसमें फूड प्रोडक्ट होते हैं जो आपको मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट करने के लिए, ताकि आप डिजीज से लड़ पाओ। ये ना रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट को भी खत्म करता है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग जब कैंसर वगैरह होता है तो रेडियोथेरेपी कराने जाते हैं। इससे क्या होता है, ये हाई डोजेस खाते हैं वो, उनका श्रिंक तो हो गया, ट्यूमर या कैंसर सेल मर तो गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बड़े गंदे होते हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है उस समय। तो कह रहा है इसकी मदद से आप ठीक कर सकते हो। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बनाया, प्राइवेट फार्मा कंपनी ने, और FSSAI के अंदर ये काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज पॉम्पे डिजीज, यानी कि इंडिया का पहला पेशेंट है जिसने डायग्नोस हुआ है, इससे जो मर गया है। ठीक है, रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, और ये अफेक्ट करता है 1 चाइल्ड पर मिलियन, कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एसिड। और इसके साथ इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स को बॉडी से ब्रेक डाउन कर रहा होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन सेल्स में बनने शुरू हो जाएगा। ये पहला ऐसा है जिसमें लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। जब जब भी ऐसा पॉम्पे डिजीज होगा तो आपको मसल में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी इशूज हो जाएंगे, और हार्ट प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ट्रीटमेंट यही होता है कि आप अपने सिम्टम्स को मैनेज करिए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स, यानी कि पहली बार साइंटिस्ट ने विजुलाइज करा है, प्लांट सेंसिंग कंपाउंड्स को बनाया है, रिलीज बाय डैमेज प्लांट टू लेट अदर प्लांट्स ग्रो, नो वन दैट डेंजरस नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ना प्लांट्स को मेक देम सेल्फ लेस पैलेटेबल, उसको बनाएगा इंसेक्ट अटैकर्स को करके। और ये शॉर्ट चेन 6 कार्बन आइटम्स की चेन है, ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है हार्बीवोरस का, इंपॉर्टेंट रोल है इसका, प्लांट के डिफेंस में काम करता है ये। ठीक है, ये प्लांट भी हमें बचाना है इसलिए कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है JT60SA एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, वर्ल्ड का पहला ऐसा है ये, जापान के अंदर खुला है, यूरोपियन यूनियन और जापान की मदद से खोला गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो आप जानते ही हो, जब दो से ज़्यादा लाइट एटॉमिक न्यूक्लियो को फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशंस में एटम्स को स्प्लिट करा जाता है, ताकि जो आपकी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर एलिमेंट्स रिलीज हो आपके, तो उसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं।
फ्यूजन के फायदे ये होते हैं, इससे ना आपका अबेंडेंट एनर्जी निकलेगी, जिसकी वजह से फ्यूल जो होगा वो आपके पास होगा, इनऑक्सिस्टेबल मॉडल में मिलेगा। अब इसमें क्या होता है फायदा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करता, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के ये सारे फायदे हैं। ये आपका पूरा बता रखा है इसने। ITER जो है वो करता क्या क्या है, ITR का फुल फॉर्म समझते हो आप? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन कराना, फ्रांस में लोकेटेड है, कोलैबोरेशन है चाइना वाइना की भी। तो ये उसके बाद आता है एंथ्रोबॉट्स, एक टॉपिक आता है, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। ये क्या होते हैं, टाइनी रोबोट्स होते हैं, ह्यूमन सेल से बने होते हैं, और रिपेयर डैमेज न्यूरल टिश्यू अगर कुछ है तो उसमें काम करते हैं। एडल्ट ह्यूमन सेल को क्रिएट करते हैं बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, और ये फ्यूज किए जाते हैं तो फॉर्म ऑफ सुपर बॉट। सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है रिजेनरेटिव मेडिसिन में। क्या होती है रिजेनरेटिव प्रोसेस है, रिप्लेस करना है आपको रिजेनरेटिव ह्यूमन सेल को, टिश्यू को। तो एंथ्रोबॉट डिफरेंट है जेनोबॉट से, विच आर डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल ऑफ फ्रॉग से बना होता है वो। दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द सेकंड लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम, यानी इंडिया ने प्रपोज करा है ग्लोबल फर्म्स को कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन्स, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत हमने यूनियन बजट 2023-24 में रखा है, हमने कहा कि इंडियन रेलवे को हम 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स देंगे। यानी कि जो IR है, यानी कि जो इंडियन रेलवे है, वो रेट्रोफिटमेंट करेगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल डालेगा वो। कि अभी तो हमारे पास डीजल होता है ना, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट से हम अपनी रेलवे चला रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल डालेंगे, तो ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को ऑफ हाइड्रोजन को इससे प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। इससे पता है क्या होगा, एक तो आपका ग्रीन ट्रांसपोर्ट वाला मामला बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी कह रहे हो तो ग्रीन ट्रांसपोर्ट, जीरो कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन गोल को फुलफिल करने के लिए हमें ये करना है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज योर क्रूट्रिम। क्रूट्रिम का मतलब क्या है, ओला ने रिसेंटली लॉन्च करा है। क्रूट्रिम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, स्पेसिफिकली ये इंडियन लैंग्वेजेस को ट्रेन करने के लिए 22 इंडियन लैंग्वेज डाली गई हैं। और इसका काम ही ये है डीप लर्निंग एल्गोरिथम बनाना, ट्रांसलेट करना ताकि आसान हो। तो ओपन चैट GPT गूगल उससे ये निकाल के बनाई गई है न्यूरल नेटवर्क्स को कंप्यूट करने के लिए ह्यूमन ब्रेन में। तो ये उसके फायदे हैं, ठीक है गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस एंड टेक का पूरा आपका मैंने चैप्टर्स करा दिए हैं, शॉर्ट्स करा दिए हैं। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।